नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र दोस्तों। जागो इंडिया जागो में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आए हैं सांताक्रूज में। खोतवाड़ी भीमवाड़ा के कुछ युवा हैं जो वहाँ के इशारे के विषय में उन्होंने एक मीटिंग रखी थी, तो हम उनसे पूछते हैं कि वो इशारे के बारे में क्या जानते हैं और क्या चाहते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं। सर, ये जो इशारे शिवा में हो रहा है यहाँ पे, जो बिल्डर यहाँ पे आए हैं और इसके पहले भी बहुत बिल्डर आके गए, तो ये जो बिल्डर भी आए हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये बिल्डर डेवलपमेंट कर पाएंगे? मार्केट में फॉर्म भर रहे और मतलब ये आपका कहना है कि डेवलपर ने कहीं भी डेवलपमेंट नहीं किया। अच्छा, ये बिल्डर आया है 2015 से, तो 2015 से आज 2024 9 सालों में इन्होंने यहाँ पे कोई तो काम किया होगा? कुछ भी नहीं किया। तो दोस्तों, यहाँ पे 2015 में डेवलपर की नियुक्ति हुई थी बाई इलेक्शन, जिसमें रिजर्व डेवलपर ये कुछ 6% वोट से हार गए थे, लेकिन सीईओ एसआरए, तत्कालीन सीईओ एसआरए ने उनको अपनी तरफ से बिल्डर घोषित किया गया और 2015 से 2019 तक उन्होंने आज तक यहाँ पे कोई भी काम नहीं किया है, ऐसा लोगों का कहना है। आइए और किसी से बात करते हैं। तो सर, यहाँ पे जो अभी चालू है बायोमेट्रिक का काम, उसके विषय में आप क्या जानते हैं? देखिए, एक योजना है जो सरकार की है और सरकार का प्रथम लक्ष्य है कि झुप्पड़पट्टी मुंबई से मुक्त करना है। तो एसआरए के विरुद्ध जाके आप कोई भी काम करेंगे तो सरकार की योजना के विरुद्ध होगा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो बायोमेट्रिक हो रहा है, इसका लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? विरोध तो नहीं कर रहे, बहुत लोग तो कर रहे हैं और बहुत लोग विरोध कर रहे हैं। जिसको लगता है कि सही है वो कर रहे हैं, जिसको लगता है गलत है वो विरोध कर रहे हैं, लेकिन कोई ग्राउंड लेवल पे आके खुद के विरोध नहीं कर रहा है। पहले जो पिछले साल जब ये बायोमेट्रिक हो रहा था तो हम लोग ने खुद गली गली में घूम के विरोध किया, लेकिन अभी इस बार जो बायोमेट्रिक हो रहा है उसका विरोध कोई खुल के नहीं कर रहा है। बहुत सारे लोग कर रहे हैं और जिसको नहीं समझ में आ रहा है कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं उसको समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे बायोमेट्रिक का रूल है कि जहाँ पे एनेक्शन 2 निर्गमित हो जाता है और डेवलपमेंट का काम चालू होता है, वहाँ पे बायोमेट्रिक का सर्वे नहीं होता है, ऐसा रूल है। तो क्या ये बायोमेट्रिक जो मनपा विभाग कर रही है, ये रूल के विरुद्ध नहीं कर रही? अभी ये विरोध है कि नहीं है वही नहीं मालूम है, क्योंकि पेपर अपने पास कोई ऑन रिकॉर्ड है नहीं। अगर कोई आवे और रिकॉर्ड में दिखा कि भाई ये गलत है और इसका विरोध करना चाहिए, उसका खुल के विरोध होना चाहिए। पब्लिक को यहाँ पे रहवासियों को अकेले एक जन का नहीं काम है, ये रहवासी को जुट के मिल के बोलना चाहिए कि ये गलत है और इसका विरोध होना चाहिए। तो यहाँ पे आपके हिसाब से अंदाजा कितने लोग होंगे जो बाहर हैं, जिनका घर टूट गया है डेवलपमेंट में और वो बाहर है? आपके हिसाब से अंदाजा कितने लोग होंगे? मेरे हिसाब से 200-250 लोग होंगे। मतलब दोस्तों, 200-250 लोगों का घर टूट चुका है और अंदाजा मेरे ख्याल से 21 साल से लोग बाहर हैं। और आज अगर बीएमसी यहाँ पे बायोमेट्रिक सर्वे करती है तो वो जो
लोग जिनके घर टूट गए हैं उनका बायोमेट्रिक मनपा एक्ट पश्चिम विभाग कैसे करेगी, इसका जवाब न तो यहाँ के सक्षम प्राधिकारी असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर दे रहे हैं, ना कॉलोनी ऑफिसर दे रहे हैं। तो सबसे पहले लोगों के अंदर एक आक्रोश है कि जो लोग 21 साल से बाहर हैं उनका पुनर्वसन नहीं किया गया है, तो आज जो यहाँ पे लोग हैं उनको बेघर करने की कोशिश क्यों हो रही है। तो आइए हम किसी और से बात करते हैं। तो सर यहाँ पे जो SRA का प्रोजेक्ट है 2003 से चल रहा है जी, तो क्या आपको नहीं लगता है कि ये जो SRA का प्रोजेक्ट है तो इसके अंदर जो प्रोजेक्ट रुका हुआ है तो गलती किसकी नजर आ रही है? SRA की है, BMC की है, उन्होंने अपने प्रोसेस को सही तरीके से किया नहीं है, गलत तरीके से किया जा रहा है, सारी मिस्टेक। आम आदमी इसमें पिस रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं, इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं है। सर आपको नहीं लगता है कि ये जो यहाँ पे आज SRA की गलती बता रहे हैं और बिल्डर की गलती बता रहे हैं, कुछ हद तक गलती यहाँ के लोगों की भी है? लोगों की गलती, अगर आप क्लियर इन्फॉर्मेशन दोगे तो इसमें कुछ भी नहीं है। अगर आप सही तरीके से प्रोसेस कर रहे हो तो लोग भी अपना घर नहीं बनवाना चाहिए। सर मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि जब यहाँ पे जब SRA स्कीम इम्प्लीमेंट हो रही थी तब यहाँ के लोगों ने अपनी मेजोरिटी अगर दिखाई होती तो एक अच्छी साफ सुथरी कमेटी आ रही थी और उस साफ सुथरी सोसाइटी के अंडर में डेवलपमेंट काम करता था। लेकिन आज ये हुआ कि सोसाइटी के ऊपर डेवलपर ने काम किया है, जिसकी वजह से लोग परेशान है। तो क्या आपको लगता है ये सही नहीं है? नहीं, ये परेशान तो है लोग, ये सही कि शायद हमने उस समय आगे नहीं है या जितने लोग आगे हमको लगा वो लोग कर लेंगे काम, तो कहीं ना कहीं वो नहीं आते, कोई और 10 लोग आते। हम तो ट्रस्टी करते ना किसी न किसी 10 सोसाइटी के मेंबर्स पे ना, तो धोखा तो आपको वैसे ही मिलना था। हमको तो भरोसा था कि SRA या BMC मिलकर सही काम करवाएगी इनसे, तो उन्होंने कुछ नहीं किया। देखिए सर, SRA में BMC का रोल है, जहाँ पे कंप्लेंट अथॉरिटी BMC है या कलेक्टर है, उनका काम खाली एनेक्सर 2 बनाना है, उसके बाद उनका काम खत्म हो जाता है। उसके बाद पहले उनका रोल था 33-38 के अंदर निष्कासन कार्रवाई और डिमोलिशन, वो भी अब SRA ने अपने हाथ में ले लिया है। खाली अब कंप्लेंट अथॉरिटी के पास डिमोलिशन के अलावा, एनेक्सर के बाद डिमोलिशन के अलावा कोई भी अधिकार नहीं है। और रह गया SRA की बात, तो SRA प्लानिंग अथॉरिटी है जो आपकी बिल्डिंग की रचना उस चीज की मंजूरी देती है। तो यहाँ पे जागरूकता जो होती है वो जागरूकता कौन लाए? बिल्डर को तो SRA अलॉट कराता है टेंडर के जरिए, नहीं सर, बिल्डर को SRA अपॉइंट नहीं करता है। बिल्डर को टेंडर वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे कोई भी बिल्डर नहीं आता, वहाँ SRA टेंडरिंग करता है। तो यहाँ पे बिल्डर कैसे आया? सर यहाँ पे जो डेवलपर थे यहाँ के लोगों ने लेके आए थे, जो RP साइट कमेटी में है, और उस कमेटी ने यहाँ पे आज तक 2003 से कोई भी कमेटी बर्खास्त नहीं हुई है, ना ही चेंज हुई है। तो आप सभी जानते हैं, हाँ भाई, आप सभी जानते हैं कि कमेटी चेंज हुई कभी? क्या कमेटी में कभी कोई इलेक्शन लिया है? क्या कमेटी ने कभी कोई भी जानकारी दी लोगों की कि SRA का स्टेज क्या है, डेवलपमेंट क्या हो रहा है और ट्रांसपेरेंसी क्या है? तो मतलब यहाँ पे जो भी गोल घपला कर रहा है, यानी जो भी प्रॉब्लम आ रहा है, कौन कर रहा है? मेरे ख्याल से आपने जितनी जानकारी दी है फोटोवाली और बीमारी के बारे में, जो वीडियो आप क्लिक करते हैं, लोग देखते हैं, तो उसमें से आधी जानकारी तो मिल चुकी है। बाकी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी इसके आगे जो भी प्लानिंग जो करते हैं कहना है, तो आज हाँ सभी को भी करना चाहिए। बाकी कुछ मेरा तो जैसे नहीं, डेवलपमेंट की जरूरत नहीं है, लेकिन अच्छे तरह से होना चाहिए डेवलपमेंट, मेरा ये कहना है। धन्यवाद संतोष सर जी, आप हमारा चैनल देखते हैं और बाकी यहाँ पे जितने लोग भी हैं, मेरे ख्याल से सभी हमारा चैनल देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब कुछ लोगों ने किया होगा। तो मेरा निवेदन है कि सब्सक्राइब भी कीजिए। आपके अंदर का भाई बंधु, मैं अगर अब आगे बढ़ूंगा तो आप भी आगे बढ़ेंगे। तो मेरा ये कहना का मतलब है कि डेवलपमेंट के खिलाफ तो कोई पब्लिक नहीं, हर आदमी अपना विकास चाहता है, हर आदमी अपना विकास चाहता है, लेकिन विकास एक पारदर्शी हो, अंधेरे में ना हो। तो क्या लगता है? विकास तो होना चाहिए। आज विकास के लिए देखो, आज 20-22 साल हो गए,
SRA स्कीम बोलो तो SRA स्कीम का तो बारे में मालूम है लोगों को। अपने बगल में भी जो प्रोजेक्ट चल रहा है क्रिया बिल्डर संजय कश्यप का भी काफ़ी सालों से रखा हुआ है। मुंबई की जितने भी SRA स्कीम है तो मेरे ख्याल से ना कि ये सब गलत ही स्कीम है। मतलब ये गवर्नमेंट का और जो अधिकारी को इसमें खाली ये भरने के लिए बाकी कोई स्कीम नहीं है। लेकिन आपके अगर 20-22 साल हुआ उसका मतलब राम राज्य मतलब जो राम ने 14 साल वनवास होगा उसके बाद में पीछे से राम मंदिर बन गया, राम को घर मिल गया, लेकिन अपने लोगों को घर नहीं मिला। 600 लोग बाहर है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है तारिक जी, आपने एकदम सही बात बोला है। 22 जनवरी 2024 को रामलल्ला घर पधारे, लेकिन हमारे यहाँ से जो 200-250 लोग 21 साल से वनवास भोग रहे हैं, आज भी उनका कोई ठिकाना नहीं है इस कोतवाली भीमवाड़ा से। तो आपकी बात जहाँ तक एकदम जायज है, सरकार इस पे विचार करे कि पहले जो भी लोग बाहर गए हैं उनकी घर वापसी हो, उसके बाद और झोपड़ों के बारे में विचार करें। क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम ये है कि लोगों के मन में डर है, वो डर वही है जो वो 250 लोग बेघर होके 21 साल का वनवास काट रहे हैं। तो आज यहाँ के लोगों का कहना ये है कि हम डेवलपमेंट के विरुद्ध नहीं है, लेकिन डेवलपमेंट की नीतियों के विरुद्ध है। और वो नीतियाँ ये है कि आज यहाँ पे कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है, ना BMC ध्यान देती है, ना SRA ध्यान देता है, ना डेवलपर ध्यान देता है, ना सोसाइटी ध्यान देती है। तो आखिर वो 200 लोग जो बाहर है उनका भविष्य क्या? तो आइए और किससे बात करते हैं। तो सर, अभी जो लोग बाहर गए हैं तो क्या आपको लगता है उनका भविष्य क्या? आज मैं इतना जानता हूँ कि एक घर की कीमत क्या होती है। बॉम्बे में एक घर खरीदने में पूरी ज़िंदगी चली जाती है, लेकिन घर उड़वाने में 2 मिनट लगता है। जब घर रहता है तो सब पूछते हैं, जब घर नहीं रहता है तो सब जगह धक्के खाने पड़ते हैं, सब जगह धक्के खाने पड़ते हैं। उस टाइम कोई भी दिखता नहीं, आजू बाजू में कोई सपोर्ट नहीं करता। अभी इस बार जो हमारा ये मीटिंग में मतलब मीटिंग में आने का उद्देश्य यही है कि वो क्या रहा है, कोई असिस्ट नहीं कर रहा है। सब बोल रहे हैं, कोई बोल रहा है बायोमेट्रिक करो, कोई बोल रहा है नहीं करो। तो इसके लिए हमको कई लोग से मिलना पड़ रहा है, कई लोग की जानकारी हासिल करनी पड़ रही है। और मतलब जो पेपर जो मतलब हमारे पूर्वज जो पेपर देखे गए हमको, उसमें साफ साफ जब एनेक्सर 2 रिवोक हुआ था, सेट असाइड हुआ था, उसमें ऐसा ऑर्डर क्लियरली था ऑनरेबल प्रिंसिपल कमिश्नर का कि ये इसलिए सेट असाइड कर रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत इलीगलिटी, डुप्लीकेशन और कई मतदार यादी की एक ही तब 5 है, वैसे तब 5 के 4 नाम है, तो ऐसे बहुत डुप्लीकेट्स नाम और इलीगल नाम फाउंड आउट हुए थे। तो अभी अचानक ये बायोमेट्रिक स्कीम आई, बायोमेट्रिक स्कीम चालू हुई। तो जो इसके पहले का MC का ऑर्डर था उसके ऊपर मेरा ऐसा राय है कि BMC को इसका क्लियरेंस देना चाहिए। एक मतलब जन संभाले के लोगों को बताना चाहिए कि बायोमेट्रिक कायदा कौन से LOI पे एप्लीकेबल है, जो किसको मालूम नहीं। बस एक नोटिस लग जाती है कि ये तारीख से बायोमेट्रिक हो रहा है, लेकिन किसी को कुछ पता ही नहीं रहता है कि करना क्या है, किस तरीके से आगे बढ़ना है। अभी इस बार जैसे हमने नंबरिंग ली, हमने मतलब मेरा एज तो इधर के महाअनुभव से कम ही है, लेकिन मैंने यहाँ पे 2 टाइप की नंबरिंग मेरे पोस्ट संभालते हुए देखी। एक 2016 में नंबरिंग देखा मैंने, जो कॉलोनी ऑफिसर सयाजी गाड़ के सामने किया, जिसमें कोई भी घर छोड़ा नहीं गया था नंबरिंग के लिए। मतलब कब बना है, कैसे बना है, उसका कोई प्रमाण पूछा नहीं गया। नंबरिंग डाली गई, जोड़ पत्र का स्कीम लाया गया, काफ़ी जोड़ पत्र जमा हुए वार्ड में ऑफिशियली। उसके लिए ना कोई एजेंट की जरूरत थी, ना कोई मतलब बोलते हैं ना रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत थी। इस बार जो नंबरिंग हुई वो टेबल सर्वे के हिसाब से लोग कर रहे थे। जब टेबल सर्वे के हिसाब से नंबरिंग हो रही है तो एनेक्सर 2 का मायना क्या है? एनेक्सर 2 में साफ साफ ऑर्डर था कि उसको रीवेरीफाई करो। हर झोपड़ी पे कंसर्न ऑफिसर जाए, उसके दस्तावेज को पड़ताल करे कि झोपड़ी अब इसकी है कि नहीं, निष्कासन की गई है क्या, बिकी गई है क्या, तो इसको रीवेरिफिकेशन बोलते हैं। ये तो एक फ्रेश तरीके से सर्वे हो रहा है जिसमें 600 लोग घर के बाहर भी आ चुके हैं, 500 लोग ट्रांजिट कैंप में है, 500 लोग SRA बिल्डिंग में है, 500 लोग बेच चुके हैं, 500 लोग रिकंस्ट्रक्ट कर चुके हैं। तो ये तो मतलब स्कीम को उलझाना हो गया।
क्या होता है, कोई भी SRA स्कीम हो जिसमें टेबल सर्वे को एक बेस माना जाता है। 2002 में कोई भी झोपड़ी टूटी हुई नहीं थी, यहाँ पे सब 100% रेसिडेंट थे। तो 2002 का टेबल सर्वे को री-वेरीफाई किया जाए, और जो नए घर है अभी जो कर की महाराष्ट्र गवर्नमेंट का नया GR जो कर की सबने पढ़ा है, 2011 तक घर देने का राइटिंग में GR है, उसके लिए 2 काउंटर्स बनाए गए हैं। 2000 के पहले का काउंटर अलग है, 2011 का काउंटर SRA में अलग है। तो इसके बारे में कोई उत्तेजित कोई ना BMC करती है, ना यहाँ पे कोई भी जानकार आदमी इसकी ज्ञान देता है। सब बस बोलते हैं बायोमेट्रिक करो, सब बोलते हैं नहीं करोगे तो घर टूट जाएंगे। मतलब डर से सब हो रहा है, मतलब किसी को कुछ एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा है। इसके पहले 2016 में हमने बायोमेट्रिक किया, मैंने खुद जोड़ पत्र भरा है, मैं क्यों बोलूँ मैंने नहीं भरा है, सबके घर पे नंबर डाला गया। अगले बार मेरे हिसाब से 3000 नंबर डाले गए थे, उसके बाद रोका गया। तो अभी नंबरिंग भी टेबल सर्वे के हिसाब से हो रही है। मतलब एक ही प्रोसीजर फॉलो करो ना, या टेबल सर्वे को मानते हो तो उसको री-वेरीफाई करो, बायोमेट्रिक का सवाल ही नहीं आता है। और जब तुमको नंबर किसी का काटना है तो तुम बोल देते हो इसका मान का मान अधिकृत है, इसका टेबल सर्वे में दिख नहीं रहा है। मतलब मेरा ऐसा कहना है सर कि एक बेस पकड़ो, एक को मॉडल बनाओ। ऐसा है कि तुम 4 रेफरेंस लोगे, जो कायदा बोलता है री-वेरीफाई करो, तो MC के यहाँ से कुछ अमेंडमेंट कर दो कि री-वेरीफाई का ऑर्डर फॉल्स था। लेकिन पांडे जी, मैं जहाँ तक जानता हूँ यहाँ पे जो बायोमेट्रिक करने आते हैं वो तो या तो सर्वेयर होते हैं और उनके साथ में कॉलोनी ऑफिसर या उनके रेड कलेक्टर रहते हैं। लेकिन इस्लाम में अंडर सेक्शन 3 के अंदर में जो ये पावर दिया है सक्षम प्राधिकारी का, वो कंप्लेंट अथॉरिटी असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर है। तो पात्र करने का जो भी कंसिडरेशन करने का जो डिसीजन लेना है वो तो कंप्लेंट अथॉरिटी को लेना है। तो ये लोग क्यों बोलते हैं कि भैया ये पात्र है या पात्र है? वही तो मेरा पहला क्वेश्चन ये था, मैं कोई भी गवर्नमेंट स्कीम के विरोध में नहीं, मेरा ये है कि स्कीम को कुछ बेस तो दो। अभी तुमने अगर मेरा बेस ही कमजोर है, मैं पहली से 5वीं कक्षा हिंदी में पढ़ा, फिर मुझे थोड़ी तकलीफ तो होगी ना 5वीं से 10वीं एक वर्नाक्युलर मीडियम चेंज करके पढ़ने में। यहाँ पे सिस्टम ये है कि तुमको बचाना है तो टेबल सर्वे काम का, तुमको डुबाना है तो टेबल सर्वे तुम्हारे काम का नहीं। टेबल सर्वे को री-वेरीफाई करना चाहिए। मेरा इतना कहना है कि 2002 का टेबल सर्वे बहुत ही प्रामाणिक था, उसमें कोई भी झोल झाल नहीं थी। एनेक्शन में भले ही झोल झाल हो गई हो, लेकिन 2002 का टेबल सर्वे जो भी महान पुरुष ने बनाया था, काफी ईमानदारी से उस टाइम पे मेरे ख्याल से 2500 या 2600 घर रिफ्लेक्ट हुए थे, या 2300 घर कुछ रिफ्लेक्ट हुए थे, 2610, मतलब मुझे थोड़ा एक्सेप्ट फिगर नहीं मालूम। तो वो आदमी तो किसी प्रशासन का खाया नहीं था उसने पैसा, या किसी का नौकर नहीं था। 2610 का अभी भी तुम 2011 के सर्कुलर के हिसाब से अभी भी तुम्हारे नंबरिंग 2600 ही हुई है। मतलब पॉपुलेशन बढ़ी नहीं रही है, इधर कम हो रही है। लेकिन यहाँ तो सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि 2610 ये जो आंकड़ा है, ये तो BMC महानगर पालिका 1 पश्चिम विभाग ने दिया था। अब वो भी कब 2001 या 2 में दिया था, एनेक्शन 2 बनाने के समय। तो क्या एनेक्शन 2 में 2610 में पात्र थे? नहीं पात्र थे, इसमें तो उसको सेट असाइड किया। तो जब BMC खुद बोल रही कि हमारे रिकॉर्ड के हफ्ते 1195 या 2610 झोपड़े, तो क्या आपको लगता है वो 2610 झोपड़े तो वैलिड थे? वो तो एलिजिबिलिटी उनकी हो जानी चाहिए थी। तो क्यों, क्या कारण था कि बनपा 1 पश्चिम विभाग ने पहले जो एनेक्शन 2 फर्स्ट पार्ट में निकाला उसमें 983 पात्र हो गए, उसके बाद 2 और निकाले, उसमें टोटल मिला के 1350 पात्र हो गए। तो क्या ऐसा नहीं होता कि मनपा ने कुछ गोलमाल किया? मेरा तो सर एक ही सिस्टम है। मैं ऐसा मानता हूँ कि आप सबके नंबरिंग डालो, सबके जोड़ पत्र लो, सबका डिस्प्ले करो, पात्र सबको देखने दो कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहा है। अब प्रारूप लगाने के लिए आपने बोर्ड डिस्प्ले किया, जो मैंने देखा। बायोमेट्रिक स्कीम की जो बात है, मेरे पास एक कुछ दस्तावेज है बायोमेट्रिक के, जो मैं सबको सर्कुलर करूँगा ग्रुप में। सब बोलते हैं बायोमेट्रिक करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए। ये जो यहाँ के पहले रहीवासी संघ के अध्यक्ष हुआ करते थे, माजी नगर सेवक मोहन लोग होकर, उन्होंने राइटिंग में ये पत्र दिया था जो बहुत यूजफुल है, जिसमें एक एक पन्ने को कवर किया गया है कि बायोमेट्रिक एक गवर्नमेंट की स्कीम है, लेकिन इस प्लॉट पे एप्लीकेबल नहीं है। मैं बायोमेट्रिक के खिलाफ नहीं हूँ, बायोमेट्रिक बहुत ही अच्छी स्कीम है। लोग हमेशा झोपड़पट्टी वाले ये चीज से वंचित रहते थे कि कभी भी हमारी झोपड़ी
कितने फीट लीगल है वो नापनी होती है। इसलिए सरकार ने स्कीम लाई, कैसे बिल्डिंग प्रपोजल में अप्रूवल होता है, ये गाला इतने स्क्वायर फीट का, इतने मीटर का, इतना लॉफ्ट है, इतना हाइट है। वैसे बायोमेट्रिक एक अच्छी स्कीम है जिसमें अपने घर की मौज मापनी होती है। लेकिन इधर कई झोपड़ियां टूट गई, जैसे तारी जी ने कहा कि 500-600 लोग के घर किधर थे वही नहीं पता है, उसका कोई सैटेलाइट GSI मैपिंग नहीं है। एक टेबल सर्वे, एक रफ एलोकेशन था जिसको एक चॉल वाइज कुछ स्क्वायर मीटर का प्लॉट करके एलोकेट किया गया था कि ये रूम है, जिसमें कोई साइजेस नहीं है क्योंकि उस टाइम में बायोमेट्रिक स्कीम एप्लीकेबल नहीं थी। अभी बायोमेट्रिक स्कीम एप्लीकेबल है। टूटे हुए रूम को BMC कैसे मापेगी, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। तो उसका एक, मैं ऐसा चाहता हूँ कि BMC एक पब्लिक अथॉरिटी है, एक बोलते हैं ऑटोनोमस बॉडी है, तो ऑटोनोमस बॉडी को एक अच्छे हॉल में मीटिंग रखना चाहिए। अच्छे, बहुत सारे अच्छे यहाँ पे हॉल है, शादी का वहाँ पे पूरे 2.5 या नहीं सब आएंगे अपने घर, क्यों नहीं आएंगे? BMC बुलाएगी क्यों नहीं आएंगे? पूछे आप क्या चाहते हैं? एक कॉफी विद BMC का एक कार्यक्रम करो, फाइनल प्लॉट 106 को लेके सब आपका जोड़ पत्र भरेंगे। 2017 में आज भी महानगर पालिका में 2400 फॉर्म जमा हुए थे। अगर लोग डेवलपमेंट के विरोध में होते तो नहीं जमा हुए होते। लोग कंफ्यूज है, कभी तुम नंबर डालते हो, कभी तुम नंबर कम करते हो, चल क्या रहा है। अब एक आम आदमी है, वो 10 बाई 10 के झोपड़े में रहेगा कि जाके किसी वकील से वो राय लेंगे, वकील भी फ्री में राय नहीं देते, 5-10 हज़ार ले लेते हैं। तो मेरा ये कहना है कि जो भी है क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, 16 मई 2015 को एक GR आया जिसमें महाराष्ट्र शासन ने 1-1-2 तक की झोपड़ी को मान्यता दी कि 1-1-2 के तक की झोपड़ी पात्र होगी। और उसके बाद 16/5/2018 को एक GR आया जिसके अंदर 1-1-2 से लेके 1-1-2011 तक की झोपड़ियां पात्र होगी, जिसमें सशुल्क पात्र की जाएगी और उसमें सिर्फ निवासी सदनिकाओं का प्रावधान है, कॉमर्शियल में पात्रता नहीं होती। लेकिन चाहे वो 2015 का GR हो, 16 का GR हो या 2018 का GR हो, उस GR में दिया गया है कि यदि आप पात्रता के लिए फॉर्म भरते हो जोड़ पत्र 3-4 तो आपको रिसेंट का 1 साल का पुरावा देना होगा, मतलब चालू वर्षाचा पुरावा, मतलब रिसेंट का 1 साल का पुरावा। तो मैं आपको पूछना चाहता, जिन लोगों ने 2003 और 2004 में झोपड़ियां तोड़ के चले गए उनके डॉक्यूमेंट तो अनवैलिड हो चुके हैं, तो उनकी पात्रता BMC कैसे करेगी? वही तो बात है सर। अभी जहाँ जो र्यूमर्स मार्केट में चलते हैं कि जूना इलेक्शन को ही बेस बना के वापिस इसको डुप्लीकेशन किया जाएगा, तो हॉनरेबल मनीषा मस्कर का ऑर्डर तो नल एंड वॉइड हो गया। आपका एकदम, मेरा भी वही सवाल था जो आप मुझे मेरा ही सवाल आपने मुझसे पूछ लिया कि निर्णय कैसे होगा बायोमेट्रिक में, कैसे ट्रेस करेंगे, कैसे उसका करंट डॉक्यूमेंट मांगेंगे जब वो झोपड़ी जगह पे अस्तित्व में नहीं है। वहाँ पे क्या बिल्डिंग बन चुकी है, क्या कोई बालवाड़ी बन चुकी है, एक जनरेशन बीत गया सर, क्या कोई मंदिर बन चुका है, क्या कोई DP रोड बन चुका है, तो सैंक्शन कैसे होगा? जैसे अभी खरोरिया स्टेट देख रहे हैं, वहाँ पे क्लासिक पावर में 25% PAT अलॉटेड, लेकिन वो DP रोड को खुल ही नहीं पाया और लोगों ने रिहाब में घर भी ले लिया। मैं लोगों के विरोध में नहीं हूँ, स्कीम प्रॉपर नहीं है। तो यहाँ बायोमेट्रिक देखो, बायोमेट्रिक बस गवर्नमेंट की नई योजना आ गई, हमने कर दिया सबको, मतलब BMC को सबको नॉलेज देना चाहिए कि क्यों करता है नहीं। ये तो बायोमेट्रिक के रूल में दिया गया है कि जब आप वहाँ पे एरिया में सर्वे के लिए लेटर लगाएंगे तो कंप्लेंट अथॉरिटी लोगों में जागरूकता पैदा करेगा। तो क्या आपको लगता है BMC ने यहाँ पे मीटिंग लिया था कभी? मेरा ये कहना है कि पहली बात तो ये जो अपना फाइनल प्लॉट नंबर 106 जो किया है 1707 से लेकर 1748 जो CTS नंबर से जो भू क्रमांक आज भी प्रॉपर्टी कार्ड पे जिला मालिकों का नाम है, खाली फाइनल प्लॉट नंबर 106 से खाली BMC का नाम है। लेकिन आज के तारीख में BMC मालिक है या नहीं है ये लोगों को गुमराह, क्योंकि BMC के प्लॉट पे LIC का लोन लिया जाता है 200 करोड़ का। उसके बारे में हमने पूछताछ किया जब उसके बाद में पालक मंत्री जब मंगल प्रभात घोड़ा जी आए थे, आशीष जी, उस समय LIC का जो कर्जा लिया था उसके ऊपर अगर BMC मालिक होती तो आज कोर्ट में केस अभी पेंडिंग है LIC का लोन के बारे में और DRG में अहमदाबाद में पेंडिंग है।
उसके बाद में एडवांस बिल्डर का केस है 2013 से पेंडिंग है। मतलब मालिक डीएमसी है या नहीं है पहले उसकी जानकारी देना चाहिए। और दूसरी बात है कि ये जो मसला है ये कोर्ट में सब्सिडाइज है, ये आप भी बोल रहे हैं, बराबर है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि एनेक्चर 3 के अंदर में डेवलपर की तरफ से कोई भी डिटेल्स नहीं दिया गया है कि कोतवाली इस परिसर के अंदर में हाईकोर्ट में कोई भी मैटर है। मतलब ये उनके द्वारा झूठा प्रोपोगंडा किया गया, एनेक्चर 3 में गुमराह किया गया, अधिकारियों को इस चीज को बताया नहीं गया। क्या बात सही है? हाँ, ये बात तो सही है, लेकिन जो एनेक्चर को जो 2003 में बना था उसके बाद में आपने भी कंप्लेंट डाला था 2005 या 6 में आपका जवाब आया था कि रिवेरिफिकेशन करेगा। उसके बाद में उसका वही मुद्दा मनीषा मजिस्ट्रेट ने 2011 में लिया, उसके ऊपर उसकी कार्रवाई हुई। उसके बाद कमिश्नर ने 2014 में उनसे ऑब्जेक्शन डाला कि भाई इसका रिवेरिफिकेशन। लेकिन ये जो कॉलोनी ऑफिसर जो पत्र लिखते हैं बायोमेट्रिक के लिए, उसमें लिखते हैं कि नव्याने परिशिष्ट बनवण्यात येणार आहे ऐसा दिया है। खाली एप्लीकेशन किया हुआ है 5 फरवरी को किया, उसके बाद में और 1 महीने का उसे बढ़ाया, लेकिन वहाँ से तो कोई बायोमेट्रिक का से जवाब दिया। मैडम को मिलने में गए, देशपांडे मैडम को सोसाइटी वाले को बोल दी SRA के सीओ ने दिया, और SRA ने तो उनको 2023 में 2 फरवरी 2024 में इसको टर्मिनेट किया है बिल्डर को, डेवलपर को। उसके बाद चेंबूर में डेवलपर को टर्मिनेट किया। उसके बाद में 2 बार नोटिस देने के बाद उसको 6 महीने का भी उसको टाइम दिया था कि CBR लेने के लिए, वो उन्होंने टाइम नहीं जवाब दिया। फिर उसके बाद डेवलपर के आदमी आगे इलेक्शन बनाने के लिए BMC के साथ में अधिकारियों के साथ में बैठ के इलेक्शन बनाया जाता है। बाकायदा हम लोग बैठ के, इसका मतलब ये किसके लिए चल रहा है? बिल्डर के लिए चल रहा है या गवर्नमेंट के लिए? तो ये जो SRA का सर्कुलर 210 है, इसमें बात में लिखा है कि अगर कोई बिल्डर एक बार डिफॉल्टर हो जाता है तो उसका कोई पार्टनर, उसका कोई डायरेक्टर या उसका कोई फाइनेंसर, कोई भी किसी भी स्कीम का हिस्सा नहीं बन सकता है। तो क्या इसमें SRA गलत कर रहा है? SRA का तो GR निकलते रहता है, लेकिन कोर्ट का आदेश नहीं मानती है ना। कोर्ट ने आदेश देने के बावजूद भी 210 का जो GR निकला, उसके बाद में अभी 210A का भी निकाला है, लेकिन अपने इधर वो लागू ही नहीं होता है। अपने एरिया में तो थोड़ा बाजू में संजय कंस्ट्रक्शन को भी लागू हुआ है, उसको भी स्टे दिया हुआ है, लेकिन अधिकारी उसको मानते ही नहीं है, मानते तो सब बिल्डर के लिए। दोस्तों, मेरे हर वीडियो में मैं कहता हूँ ना कि सर्कुलर बनता है, लेकिन सर्कुलर का उल्लंघन हो जाता है। कोई भी अधिकारी सर्कुलर को मानता नहीं है, जबकि सरकार ही सर्कुलर बनाती है। मैं बार बार ये कहता हूँ कि कानून कितना भी अच्छा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। कानून कितना भी अच्छा हो कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि उसको लागू नहीं किया जाए। तो ये सरकारी अधिकारी जब SRA में सर्कुलर बनाए गए हैं तो सर्कुलर का उल्लंघन क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पे मैं डेवलपर्स को दोष नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि अगर यहाँ पे उल्लंघन कोई कर रहा है तो सरकारी अधिकारी कर रहे हैं, तो डेवलपर तो उसका फायदा उठाएंगे। अगर सरकारी अधिकारी स्ट्रिक्ट हो जाए कि नहीं, मैं सर्कुलर के हिसाब से ही, कानून के हिसाब से काम करूंगा, तो क्या आपको लगता है कि कोई भी डेवलपर कोई गलत काम कर पाएगा? आइए किसी और से बात करते हैं। तो सर, ये कोतवाली भीमवाड़ी में आज कितने साल से लोग परेशान हैं? लेकिन तबेले तो SRA में नहीं आते। मेरा भी कुछ मेरा है, तो पूरा नंबरी करना है, तो कुछ आगे तबेलर क्या मेरे हाँ, वो अलग बात है, बिल्डर समझेगा वो अलग चीज है, लेकिन तबेले का सर्वे नहीं हो सकता है बायोमेट्रिक। क्योंकि सर देखिए, जैसे SRA में 3310 DCR 3310 में स्कीम बनाई गई, SRA 33-9 में धारावी बनाएगी, उसी तरह 3314 में तबेलों का समावेश है। और जब ये दोनों स्कीम अलग है, दोनों के रूल अलग हैं, तो ये दोनों आपस में समाहित कैसे हो सकती है? तो तबेलों पे SRA कैसे लागू हो सकता है? ये बड़ा क्वेश्चन है। तो सर, ये जो चीज मैं बता रहा हूँ, तो ये आप बताइए कि क्या यहाँ पे तबेले जो वाले हैं तो उनके साथ जो प्राइवेट कंसिडरेशन करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? 2018 में 3314 में अमेंडमेंट किया है महाराष्ट्र असेंबली में, जिसमें तबेलों को, मैं आपको लाइन बोलूँगा, वो लाइन मतलब बहुत, ये अमेंडमेंट शायद उतने लोग को मालूम भी रहेगा, मैं आपको अमेंडमेंट दिखाता हूँ।
वो अमेंडमेंट क्लियर कहता है, DCPR का अमेंडमेंट है, तो मेरा घर पे बना हुआ अमेंडमेंट ये अमेंडमेंट कहता है, महाराष्ट्र कस्टम एक्ट की बुक पढ़िएगा एक बार। ये अमेंडमेंट कहता है कि सन 2018 का महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक 28 इमारत या संज्ञात घर, उपग्रह, तबेले, छपरी, झोपडी व इतर परिविष्ट जागा किंवा बांधकाम याचा अंतर्भाव होईल, मग ते दगड, विटा, लाकूड, चिखल, धातू किंवा इतर कशीही प्रकारच्या वस्तूचे असे माणसाचे निवासस्थान म्हणून किंवा जनावरांचे अन्य प्रकारे वापरण्यात येत आहे, तर त्याला त्या इमारतीला परिशिष्ट 2 मध्ये समाविष्ट करण्याचा प्रावधान महाराष्ट्र अधिनियम दिनांक 26 अप्रैल 2000 कलम कोर्ट नियम 3 खंड 1B हे समाविष्ट करण्यात यावे। मतलब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि आप उनको SRA में समाविष्ट कर दो, तो सर मैं ये क्या मैं पूछना चाहता हूँ कि वो जो एनेक्शन 2 में किसके नाम आएंगे, जो जानवर से उनके नाम आएंगे तो मालिक संरक्षण का नाम आएगा, जिसके नाम पे बांधकाम संरक्षण रहे, छप्पर का लाइसेंस रहे, कोई भी रहे, तो संरक्षण का इसमें मतलब मैंने एक्चुअली क्या है ना, ये मेरे को पूरा जीआर मिला नहीं है सर, मैंने 4 पैराग्राफ पढ़ा है, सब बोलते थे ना तबेला एनेक्शन 2 में समाविष्ट नहीं हो सकता है, तो ये मुझे कोई PMC अधिकारी ने दिया, तो ये हेल्पफुल है, ये मैं शेयर करूंगा। ये देखना है कि ये जीआर है या सबूत नहीं, ये जीआर ये अधिनियम मंजूर है, डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशन है, DCPR बुक में लिखे थे 2034 उसमें 30 में आप पढ़ेंगे तो ये दिया गया है कि जो तबेले हैं उनको मुंबई से बाहर निकालना है, और जो भी तबेला धारक है वो अपनी प्रॉपर्टी के डेवलप करते हैं तो उनको एडिशनल 0.33 का पैसा ही एडिशनल दिया जाएगा, और वो बेटा जो जोन में है उस हिसाब से आपको एफएसआई मिलेगी, जैसे यहाँ पे एक एफएसआई, तो ये प्रोविजन DCR में दिया गया है। तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि एक ही चीज की सरकार ने 2-3 दिन प्रोविजन बना के रखे हुए ये मैं पूरा स्टडी करने वाला हूँ। बराबर है। अभी ये जो तीवर चल की बात की उसमें भी तबेले थे, अभी वो तबेले में भी तो प्राइवेट कंसिडरेशन हुआ 2018 के बाद ही प्राइवेट कंसिडरेशन उनको दिया, दुकानें दिए, जो भी है। आइए और किसी से बात करते हैं। पंडित जी ये बताइए, आपकी तो मेरे ख्याल से जब एलओआई जब मिली थी तो आप मेरे ख्याल से बहुत बड़े छोटे बच्चे हो गए, मतलब सोचिए खाजा बटर सन के ऊपर होके वोट भी देते हो, मतलब दोस्तों यहाँ पे जब एलओआई मिली थी तब जो बच्चे थे वो अभी वोट देने लायक हो गए, और जो एक्चुअल अक्टमेंट डॉलर थे या तो गांव पहुंच गए, पेट पे पहुंच गए, या तो ऊपर पहुंच गए। तो ये जो डेवलपमेंट 2003 से चल रहा है, तो क्या आपको लगता है बीरबल की खिचड़ी नहीं है? बीरबल की खिचड़ी भी है और ये पूरा मसाड़ भी है। ये डेवलपमेंट कैसे होगा कैसे नहीं होगा किसी को समझ नहीं आ रहा। मेन बात तो ये, आप जैसे वीडियो में आपने बताया कि पहले कौन था, फिर बाद में कौन हुआ, इंगला मालिक ने बहुत फाइट लड़ा, आपने मेरे पिताजी के साथ बहुत फाइट लड़ा है, उसको देखते मैं भी ये हो गया, मतलब भावुक हो गया कि मेरे पिताजी ने आपके साथ में बहुत लड़ाई लड़ी और कोतवाड़ी को मतलब एक बेस पे लाया कि कोतवाड़ी का आज सबका रोजी चल रहा है। तो अगर कोतवाड़ी में अगर आप लोग लड़ते नहीं, चाल मालिक इंगला मालिक लड़ते नहीं, तो आज ये जो इनका रोजी रोटी सबका चालू, आज रोजी रोटी ये चालू नहीं रहता, और यही रोजी रोटी आज सबकी बेघर होने वाली है, तो भी सब अपने अपने घर में बैठे हुए चुपचाप लेके, क्योंकि 259 हमारे ग्रुप में है, तो भी देखिए यहाँ पे कितने लोग आए, अभी कितने लोग आए खाली देख लीजिए। ये हमको पड़ी, हम समाज सेवा करने बैठे, हम अपना रूम बचाने बैठे, इनका रूम भी हम अपने हाथ पे ले, मतलब तबेले वाले लोग भाड़ा खा रहे हैं
और तब यहाँ के रेसिडेंट लोग 1.5-2 लाख भाड़ा खा रहे हैं, और हम लोग यहाँ पे इनके लिए लड़े और बिल्डर के सामने आवे और हमारा घर बेघर हो जाए, हमारा पत्र हो जाए। मतलब इसी का फायदा तो डेवलपर उठाता है। हाँ, इसी का फायदा डेवलपर उठा रहा है, टप्पे टप्पे पे सबको तोड़ने की कोशिश कर रहा है वो, और सबको ये चीज समझ में नहीं आ रहा है। आपने जैसे बोला गुड्डू भैया, जैसे सब लोग मतलब एक आके अगर एकता आ जावे अपने अंदर कोतवाड़ी में, 3000 झोपड़े वासी एकता आ जावे, तो हमको ना कोई नेता अड़ा पाएगा, ना कोई डेवलपर अड़ा पाएगा। ये हमारा इजाजत रहेगा कि अब हम डेवलपर लेके आएंगे, हमारी ताकत रहेगी, हम डेवलपर लेके आके हम डेवलपमेंट कर सकते हैं, इतनी ताकत रहेगी। देखो, हमको पेपर का नॉलेज मुझे कुछ नहीं है, मैं पढ़ाई भी करूँ क्यों, लेकिन मेरे पिताजी को देख के, आपको देखते देखते मैंने सीखा है डेवलपमेंट कैसे होगा, किस चीज का है और किसका है ये झोपड़ी। मतलब ये बात तो सही कि सरकार तो कहती है डेवलपमेंट करना है, हाँ। सरकार ने ये नहीं बोला कि किससे करना है। हाँ, ये नहीं तो हम बोला। खुद करेंगे या हम डेवलपर लेके आए, ये घर अपना है। यूनिटी बनाना बहुत यूनिटी बनाना जरूरी है। जैसे आज इतने लोग आए, ऐसे आप समझो 3000 झोपड़ी वासी आ जाएंगे यहाँ पे, समझो मैदान में आ जाओ या कहाँ पे भी आ जाओ, तो ये डेवलपमेंट हम अपने तरीके से कर सकते हैं। डेवलपर करे डेवलपर, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सबको लेके करे, टप्पे टप्पे पे ना करे। ये समझो यहाँ पे कर रहे हो तो बायोमेट्रिक वहाँ पे 90 कर ले रहे, मानो वहाँ पे 800 हो जा रहा है, फिर वो बायोमेट्रिक जो टूट गए थे रूम उनका भी करवा ले रहे हो लोग। मतलब ये सब मिक्स करके लोग खिचड़ी कर दे रहे। तो आज हम जो जैसे जमा हुए, मतलब तुमको बहुत लड़े, ये कोतवाड़ी के लिए बहुत लड़ाई लड़ी। मेरे साहब अगर होते तो मेरे को नहीं लगता कि ये हाँ, नहीं पड़ती है जरूरत, साहब होते तो मीटिंग की जरूरत जरा भी नहीं पड़ती, क्योंकि वो जगह पे जाके रुकाते थे। अभी जैसे बायोमेट्रिक मतलब सब लोग बोल रहे कि मतलब ये बरोबर नहीं है, ये नहीं, पर किसी के अंदर ताकत नहीं है उसको जाके खड़े होकर रुकाने की। आज इतने में भी मैसेज में इतने लोग बोल रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, तो ये लोग आके इधर क्यों नहीं बोलते? जब तक जगह पे आके बोलेंगे, जब तक जगह पे आके रुकाएंगे नहीं, जब तक फाइट नहीं होती। मैसेज में बोलना बहुत इजी है और खड़े होके बोलना बहुत हार्ड है। बराबर। तो दोस्तों, लड़ना है तो सामने आना पड़ेगा, ये चीज होना पड़ेगा। और आज मैं इस चीज से बड़ा प्रभावित हुआ हूँ कि एक समय था जब हम इस कोतवाड़ी की लड़ाई लड़ रहे थे और ये कारी जी थे, हम लोगों की लड़ाई के समय कोई सामने नहीं आता था। आज यहाँ तक कोई बात भी नहीं करता था हमारे हमसे रास्ते में कि भाई एक बिल्डर देख लेगा इनसे बात करते हुए। लेकिन आज मुझे अच्छा लगा कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो यूनिटी की बात कर रही है। दोस्तों, यूनिटी में ताकत है। अगर आप सब लोग एक हो जाए तो आपकी जो भी सोच है, जो भी डेवलपमेंट है, उसको कोई भी अलग थलग नहीं कर पाएगा। तो आइए और किसी से बात करते हैं। अरे, हम थोड़ा इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं कि महान विभूतियों से हम पहले इंट्रोड्यूस कराते हैं। हमारे यहाँ पे आज उत्तर भारतीय विश्व महासंघ के अध्यक्ष योगेश पांडे जी भी बता रहे हैं। तो पांडे जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो SRA खेला जा रहा है सालों कोतवाड़ी में, तो आपके हिसाब से क्या है? सारे स्लम एरिया, मैं तो पूछता हूँ 1 लाख से अंदर जो एरिया है क्या स्लम में आता है? क्यों मैं स्लम का नाम ले रहा हूँ? यहाँ पे कॉन्क्रीट रोड है, रास्ते अच्छे हैं, पानी की सुविधा है, और इसके साथ साथ हर घर में शौचालय हर व्यवस्था दी गई है। और बिल्डर के द्वारा ये लोगों को परेशान क्यों किया जा रहा है? मैं तो गवर्नमेंट से अनुरोध करता हूँ, इनका पैसा कहाँ लागू है? यहाँ पे एयरपोर्ट अथॉरिटी का भी आपको परमिशन नहीं मिलता है, 3 माला नहीं मिलता। और आप जाके देखिए, 2-2 माला तो आने की सबसे बने हुए हैं। मैं तो कहता हूँ क्लस्टर डेवलपमेंट के अंदर यहाँ के लोगों का आगे बढ़ाइए, लोग यहाँ के लोग आपस में मिलें और न उसमें कुछ भ्रष्टाचार हो। सब मिला के 2 माला 3 माला बना के आपस में रजिस्ट कर देंगे और बाकी जगह से आपको मिल जाएगी। बिल्डर ला के 300-400 करोड़ रुपये की धंधेबाजी करना, लोगों को बेघर करना, लोगों को जो लोग हैं उनको पूर्णतः उनका आज छोटे बच्चे अनाथ जैसे हो रहे हैं, उनको भाड़े तक नहीं मिले जा रही। पांडे जी, क्लस्टर मतलब SRA, बराबर है। SRA सरकार के नियम इसलिए है कि जो भी क्षेत्र होता है उस क्षेत्र में बहुत सारी परियोजनाएं वहाँ का निकला ताकि आने वाले
वाले फ्यूचर में आपको ही काम है। तो अगर आप बोलते हो कि हम ऐसे ही रहेंगे तो आने वाला भविष्य खराब हो जाएगा। हम ऐसे रहेंगे मतलब हमारा कैपिटल क्या है, 3 माले ऊपर हम बनेगा नहीं। आप झोपड़े का जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है। आज टोटल जितने रूम्स हैं उनको नंबरिंग क्यों नहीं किया जा रहा है? क्यों? क्योंकि संख्या इतनी ज्यादा है झोपड़ों की कि बाद में भ्रष्टाचार करने का मौका नहीं मिलेगा। मतलब स्पष्ट किया। लेकिन जो सरकार ने आगे किया अध्यादेश पारित किया है 2018 में, 2018 को कि 2011 2011 तक के झोपड़े पास होंगे। तो यहाँ की जो कंप्लेंट है जो असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर एच स्क्वाड के, वो उस सर्कुलर के बारे में क्यों नहीं लोगों को जागरूक कर रहे हैं? देखिए जो 2015 का निकला है उसमें मेरा मैंने पढ़ा और मैं गलत हूँ। वहाँ पे कहीं नहीं लिखा गया कि 2011 जो झोपड़े जहाँ है वही मिलेंगे। नहीं आपको शुल्क भर के बोल सकते हो हमको दूर भेजा जाए। खेल उसके अंदर देखिए वो इसलिए पात्रता की गई है कि पहले आपको पता है कि पहले 1895 जो डेवलपमेंट था उसके 2000 की फिर भी यहाँ पे प्रॉब्लम सी हो रही थी कि जो हम झोपड़पट्टी की संख्या जो बढ़ती जा रही है तो उसका निराकरण कैसे करें। तो उसके अंदर जो आदमी अपात्र हो जाता था, विरोधक बनता था, तो इसके लिए सरकार ने बोला कि 2000 तक के 2011 तक के झोपड़े पात्र करेंगे और अगर आपके प्रोजेक्ट में जगह है तो हम आपको अलर्ट करेंगे। पीएपी पहली बात तो पीएपी का मतलब ये होता है कि हर प्रोजेक्ट में पीएपी रहता है, चाहे बनाया जाता है। बहुत बड़ा साजिश है पीएपी बना के उनको पीएपी का मतलब आप समझे नहीं। पीएपी रहता का मतलब ये है कि इस बारे में एक डेंसिटी ड्राइव की गई है कि दोस्तों 1 एकड़ में 500 झोपड़े, अगर 500 झोपड़ों से ज्यादा है, वहाँ 600 झोपड़े हैं तो 100 झोपड़ों पे एक्स्ट्रा एफएसआई डेवलपर्स को मिलती है और वहाँ पे पीएपी जनरेट होगी सिर्फ 6, यानी 100 के पीछे 1 पीएपी। और जहाँ पे 500 से कम झोपड़े हैं जैसे 450 है तो 50 पीएपी के फ्लैट बिल्डर बना के एसआरए को सुपुर्द करेगा प्रोजेक्ट 50% के लिए। तो यहाँ भी उस प्रोजेक्ट में ऐसा नहीं है कि आपको उठा के, लेकिन अगर आपको पीएपी फ्लैट्स मिलते भी है 2011 के तो उसका दायरा है 3 किलोमीटर के अंदर। अगर जहाँ तक मेरा अंदाजा ये है, मेरा मानना ये है कि जहाँ पे आप अपात्र हो जाते थे वहाँ आपको घर अगर मिल रहा है तो बुरा नहीं। मुझे बताइए पीएपी का मानक क्या है? यहाँ पे पीएपी का मानक जो होता है मैं स्पष्ट कहता हूँ राज्य सरकार द्वारा स्कीम बढ़िया है, लेकिन बिल्डरों द्वारा पीएपी बना के उनको मुझे बोलिए 95 का हुआ था, 2000 का सही हुआ, 2011 जगह उतना ही जितना था तो क्लियर आएगा दोनों जगह और 3 माला बन नहीं सकता। यहाँ पे डेवलप होगा कैसे? डेवलप करना वो डेवलपर यहाँ है। अगर डेवलपर को ये लगता है कि मेरा यहाँ पे कोई भी प्रॉफिट नहीं है, कोई भी डेवलपर नहीं आएगा। बात यहाँ पे दोस्तों ये है कि डेवलपर यहाँ पे जानबूझ के लोगों की तादाद को कम करने में लगे हैं ताकि लोग बाद में पात्रता करें, ताकि उनका पुनर्वसन इस क्षेत्र में न होगी पीईपी के अंतर्गत। मतलब यही है लेकिन यहाँ पे बाकी इसके साथ मुख्य सवाल कोई मानक रखा ही नहीं गया सारे अंधेर नगरी चौपट रहा है विधायक आमदार सांसद जो भी सब। तो दोस्तों पांडे जी ने एक बात बहुत अच्छा बोला, अंधेर नगरी चौपट राजा। तो दोस्तों मेरा भी यही मानना है कि जहाँ पे राजा अगर स्वार्थी हो जाए और राज्य ज्यादा दिन चलता नहीं। और एसआरए में दोस्तों जो कमेटियां होती हैं वो अगर लोगों के प्रति निष्ठावान नहीं है तो एसआरए का प्रोजेक्ट ऐसे ही लटकते रहता है और लोग परेशान होते रहते हैं। तो दोस्तों आज का प्रोग्राम यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय महाराष्ट्र।